हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश और उसके इतिहास की हम पूरी विश्लेषण करेंगे, जो कि 1414 से लेके 1451 तक जिसने शासन किया है। और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से तुर्की वंश जो अभी तक शासन कर रहे थे, जिसमें पहले मामलुक वंश था, उसके बाद खिलजी वंश आया, फिर हमारा तुगलक वंश आया। तो ये पहला ऐसा वंश है जो गैर तुर्की वंश है। और तुगलक वंश का हमने अंत देखा था अपने पिछले लेक्चर में कि किस तरह से तुगलक वंश का जो विघटन होता है और दिल्ली सल्तनत किस तरह से तहस नहस हो जाती है, टूट जाती है। और छोटे छोटे जो प्रांत हैं जैसे बहमनी राज, विजयनगर एम्पायर है, और किस तरह से बंगाल अलग हो गया है। और अब हम देखेंगे कि ये जो प्रांतीय वंश हैं वो अपने एक सदृढ़ रूप में आ जाते हैं। और शरकी वंश की स्थापना हो चुकी थी, गुजरात में हुआ था एक स्थापना, मालवा में एक अलग वंश बन गया था। तो अब ये जो सैयद वंश है इसमें केवल 4 ही सुल्तान हैं, और ये छोटी सी कहानी मैंने बताई है कि कोशिश की है भी आगे। तो ये 4 जो सुल्तान हैं इसमें पहला खिद्र खां है, दूसरा मुबारक शाह है, तीसरा मोहम्मद शाह है, और चौथा है अलाउद्दीन आलम शाह। इसको पढ़ने के लिए जो हमारा स्रोत है वो याह्या अहमद सरहिंदी की एक पुस्तक है, जो समकालीन इतिहासकार थे, और इन्होंने लिखी है तारीख़ मुबारक शाही, जो कि इन्होंने मुबारक शाह को समर्पित की है। तो ये जो मुबारक शाह जो इसके सुल्तान हैं, दूसरे सुल्तान हैं, इसको समर्पित करता है याह्या अहमद सरहिंदी, और ये इसी के दरबार में होता है। और यही हमको इसके जो पूरा शासनकाल है सैयद वंश का, उसकी अच्छी सूचना देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं खिद्र खां के बारे में। तो जब मैंने आपको तुगलक वंश का इतिहास पढ़ाया था, जब विघटन की ओर जा रहा था और नासिरुद्दीन महमूद जिस समय शासक था और तैमूर ने आक्रमण कर दिया था, ये सब हम कहानी पिछले अपने लेक्चर में सुन चुके हैं। तो यदि आपने वो लेक्चर ना देखा हो तो पहले उसको जाके देख लीजिए, जिससे आपको ये खिद्र खां कहाँ से आ गया पिक्चर में एकदम से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगा। तो ये जो खिद्र खां है ये फिरोज शाह तुगलक का ही एक दास था। नासिरुल मुल्क मर्दान दौलत इसका नाम था, ये इसका पौत्र है। और ये जो नासिरुल मुल्क मर्दान दौलत है, जो फिरोज शाह तुगलक का जो दास है, ये मुल्तान का इक़्तिदार था। तो ये मुल्तान का इक़्तिदार होने के बाद खिद्र खां जो है वो पैतृक, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तुगलक वंश में जो फिरोज शाह तुगलक था उसने किस तरह से एकताओं को एक तरह से पैतृक कर दिया था और हायरार्की बना दी थी। तो जो खिद्र खां है ये इसके बाद मुल्तान इसके अधीन रहता है। और जिस समय तैमूर आक्रमण करता है, नासिरुद्दीन महमूद भाग जाता है, और वहाँ पे जो उसका नासिरुद्दीन महमूद का जो मंत्री है वजीर बल्लू इकबाल, वो उस समय दिल्ली का जो शासन है वो अपने हाथ में ले लेता है। तो ये जो खिद्र खां है ये 1405 में धंधा के युद्ध में इस मल्लू इकबाल को हरा देता है। अब ये खिद्र खां जो है इसको जब तैमूर वापस जाता है दिल्ली से आक्रमण करके, लूटपाट करके 1399 में, तो खिद्र खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, एक तरह से गवर्नर बनाता है अपने सारे जो भारत में जो प्रांत थे तैमूर ने जिस पे आक्रमण किया उसका गवर्नर बना के खिद्र खां को चला जाता है, एक तरह से प्रतिनिधि बना के। तो अब खिद्र खां को ऐसा लगता है कि दिल्ली के ऊपर जो अधिकार है, वैधता जो है, वो खिद्र खां की है, लेकिन मल्लू इकबाल वजीर है। अब ये बड़ी ही डामाडोल सी स्थिति है। जो उसका सुल्तान है दिल्ली का, जो तुगलक वंश का, वो वहाँ पे है नहीं, भाग गया है तैमूर के डर से, और मल्लू इकबाल वजीर है। इसको ये धंधा के युद्ध में हराता है खिद्र खां। उसके बाद सुल्तान महमूद की जब मृत्यु हो जाती है, जब वो वापस आता है, इसके बाद मल्लू इकबाल जब मर जाता है 1405 में, सुल्तान उसके बाद फिर वापस आता है नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली पे। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती है नासिरुद्दीन महमूद की 1412 में, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था, 1412 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है, तो जितने अमीर हैं ये दौलत खां को अपना सुल्तान चुन लेते हैं। और खिद्र खां जो है इसको ऐसा लगता है कि अब दिल्ली के ऊपर ये आक्रमण करके इसको जीत सकता है, तो दिल्ली का घेरा डालता है खिद्र खां। और जो दौलत खां है वो आत्मसमर्पण कर देता है इसके आगे। तो ये दौलत खां जब आत्मसमर्पण करता है तो इसको ये हिसार फिरोजा भेज देता है खिद्र खां, और दिल्ली के शासन को अपने अधीन कर लेता है और दिल्ली का एक तरह से सुल्तान बन जाता है। लेकिन दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद भी ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता, और इसकी एकमात्र उपाधि है रैयत आला, जो इसको तैमूर ने दी थी। तो ये इसकी जो रैयत आला उपाधि है ये हमसे कभी बार पूछी जा सकती है एग्जाम में कि खिद्र खां की उपाधि क्या थी। उपाधियाँ जैसे मैंने बताया आपको पूछी जाती है, तो हमको ये भी याद रखना है कि इसको ये उपाधि दी किसने है। इसको ये उपाधि तैमूर ने दी है, और ये सुल्तान की पदवी धारण नहीं करता और ना ही अपने सिक्के चलवाता है, और ये अपने
जितने भी इसके शासन में जो सिक्के चल रहे हैं उसमें तैमूर और शाहरुख का नाम अंकित करता है। अब ये शाहरुख जो है ये तैमूर का ही बेटा है, तो ये इसका सन है तैमूर का। और ये इस तरह से अपनी जो वैधानिक जो वैधता है वो जोड़ता है तैमूर के साथ। मलिक उस शर्क एक व्यक्ति है, इसको ये ताजुल मुल्क की उपाधि देता है और इसको अपना ये वजीर बना लेता है। मलिक उस शर्क इसकी उपाधि देता है ताजुल मुल्क और इसको अपना वजीर बनाता है। अब ये शासन का जो पूरा समय है, अब ये जो इसका जितना भी समय काल है शासन का 1414 से लेकर 1421 तक का 7 साल का, ये पूरा का पूरा इसका शासन काल का जो समय है ये विद्रोह को दबाने में ही निकल जाता है और इसको कोई भी प्रशासनिक सुधार करने का या कुछ भी ऐसा कुछ करने का मौका मिलता नहीं है और ना ही ये साम्राज्य का विस्तार कर पाता है। हालांकि ये जो सैयद वंश है इसको अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें कुछ भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ कुछ भी ऐसा बहुत इन्होंने अच्छा कुछ ऐसा प्रशंसनीय कार्य नहीं किया है, ना ही इन्होंने कोई ऐसा प्रशासनिक बहुत ज़्यादा सुधार किया है। और जो खिज्र खां है ये किसी राज्य का विलय नहीं करता है और ये विलय करने की जगह जो है लूट मार और प्रतिवर्ष राजस्व लेने की नीति अपनाता है। मतलब जो दिल्ली का जो क्षेत्र है वो हमने देखा था कितना छोटा हो गया है, मालवा आलवा सब अलग हो चुके हैं, मालवा गुजरात बंगाल और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का जो अवध का जो इलाका है शर्की वंश ने जौनपुर में स्थापना कर ली है, तो ये सब अलग हो चुके हैं। तो ये इन सबसे केवल लूट मार करता है और राजस्व लेने के लिए एक नीति अपनाता है और उनको बाध्य करता है कि वो राजस्व खाली इसको प्रतिवर्ष देते रहें। इसी समय कटेहर जो है वो विद्रोह कर देते हैं, तो कटेहर के विरुद्ध अभियान करता है ये और वहाँ पे जो कटेहर के जो नेता हैं उनका नाम है राय हरि सिंह। राय हरि सिंह आंवला हैं, इनको ये महसूल व माल खिदमती देने पर विवश करता है। अब ये महसूल और माल खिदमती कुछ नहीं है, ये जो राजस्व जिसको हम बोलते हैं ना, ये महसूल वही है जो वार्षिक राजस्व है और माल खिदमती का मतलब है खराज। तो खराज और ये इस तरह से देने पे इसको विवश करता है। और जो पश्चिमी प्रांत हैं वहाँ पे अपने बेटे मुबारक शाह को वहाँ का राजकुमार नियुक्त कर देता है, मतलब उनके अधीन मुबारक शाह के अधीन जो है पश्चिमी प्रांत दे देता है। फिर ये ग्वालियर, कंपिल, चंदावर और बदायूं के सामंतों को भी वार्षिक कर देने पे विवश करता है। तो इस तरह से केवल वार्षिक कर ले रहा है और अपना जो शासन है जो साम्राज्य है उसका विस्तार नहीं कर रहा, केवल वार्षिक कर ले रहा है। और यमुना किनारे इसने एक इस नगर की स्थापना की है 1414 में, खिजराबाद। ये हमसे कई बार पूछा जाता है खिजराबाद किसने बनाया, तो एक हमने खिजराबाद तो पढ़ा था जो चित्तौड़ का नाम बदल के किसने रखा था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे के नाम पे। अब एक दूसरा खिजराबाद ये है, ये दिल्ली ही है, मतलब एक तरह से जो दिल्ली के नगर जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे बस रहे हैं, तो ये खिजराबाद बताता है। और 1421 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने मुल्तान से कन्नौज और हिमालय से मालवा तक के क्षेत्र को पुनर्गठित करने का प्रयास किया, लेकिन दिल्ली और गुजरात के बीच और दिल्ली और जौनपुर के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। तो इसके समय की विशेषता केवल यही है कि ये जितना भी दक्षिण उत्तर से लेकर दक्षिण का जो इलाका है हमारा जिसमें सम्मिलित है हिमालय से मालवा तक, और जो जितना भी ये इलाका है इसमें पुनर्गठन करने की कोशिश करता है। और ज़्यादा पुनर्गठन कुछ नहीं है, बस खाली जो सामंत है उनको अपने अधीन कर रहा है एक तरह से, केवल इस तरह से कि वो राजस्व देते रह रहे हैं और दिल्ली के अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उनका विलय नहीं हो रहा है दिल्ली में। लेकिन इसकी जो मुख्य जो भूमिका है जो हम इतिहास में जिसको महत्वपूर्ण मानते हैं वो ये है कि अब इसके समय में दिल्ली और जौनपुर के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। जौनपुर में जो कि शर्की वंश है, तो दिल्ली और जौनपुर के बीच में और दिल्ली और गुजरात के बीच में संघर्ष की शुरुआत यहाँ से सीधे तौर पे हम देखते हैं। फरिश्ता एक समकालीन इतिहासकार है, वो बोलता है जो खिज्र खां है उसके समय में जनता प्रसन्न और संतुष्ट थी और इस कारण युवा और वृद्ध सभी ने उसकी मृत्यु पर काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया। तो ये कथन हमको याद रखना है, ये खिज्र खां के लिए बोला गया है। तो फरिश्ता का जो कथन है कि काले वस्त्र पहनना, ये एक थोड़ा सा मतलब मुख्य शब्द हैं, इसलिए मैंने डाले हैं काले वस्त्र पहनकर, जिससे कि आपके दिमाग में बसा रहे। जब बलबन के बारे में हमने पढ़ा था तो उसके बारे में भी इतिहासकार ने बोला था, समकालीन इतिहासकार ने, कि जब उसकी मृत्यु हुई तो अमीरों ने अपने सर के ऊपर से धूल उड़ाई। इस तरह से कुछ
इससे मिलता जुलता उसका वक्तव्य है। तो ये कई बार प्रश्नों में आ जाता है, नेट के एग्जाम में आता है, हालांकि ज़्यादा आपके स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में नहीं आएगा इस तरह का, बट नेट में क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है यहाँ से। दूसरा सुल्तान है मुबारक शाह, जिसने 1421 से लेकर 1434 तक शासन किया है, और ये सैयद वंश में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला शासक है। सबसे ज़्यादा समय के लिए इसने शासन किया सैयद वंश में, और ये प्रथम सैयद शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि ली। तो ये हमें याद रखना है, सुल्तान की उपाधि लेने वाला प्रथम शासक सैयद वंश में मुबारक शाह है, और इसका पिता खिद्र खां नहीं है। तो इस तरह से कभी असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि खिद्र खां ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, असर्शन में डाल देगा और रीजन में डाल देगा क्योंकि वो अपने आप को तैमूर का राज्यपाल समझता था। तो इस तरह से असर्शन रीजन के प्रश्न वहाँ से बन जाते हैं। सिक्कों से इसने अब तुगलकों का नाम हटा दिया और अपने नाम के सिक्के चलाने शुरू किए, क्योंकि अब ये सुल्तान है, इसने सुल्तान की उपाधि ले ली है, तो इसने अपने नाम के सिक्के चलाने शुरू कर दिए और खुतबे में तैमूर के वंशजों का नाम हटा दिया और अपने नाम का खुतबा इसने पढ़वाया। और इसने एक उपाधि ली नायब ए अमीर उल मोमिनीन की। तो ये उपाधि थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, याद रखनी है हमको। नायब ए अमीर उल मोमिनीन, सैयद वंश में एक ही सुल्तान है जिसने ये उपाधि ली है, मुबारक शाह, और यही सबसे ज़्यादा योग्य सुल्तान भी है इस वंश का। खोखरों ने जसरत के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया इसके समय में। जो जसरत एक नेता है खोखरों का, बहुत ही महत्वपूर्ण है इसकी भूमिका। अगर हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में तो कश्मीर के साथ भी इसके अच्छे रिश्ते हैं जसरत के, और ये खोखर जो है जसरत के नेतृत्व में विद्रोह कर देते हैं। तो जसरत जो है उसको कश्मीर के जैनुल आबदीन का भी समर्थन प्राप्त था, और इस तरह से जो जसरत है इसके विद्रोह का अंत तक जो है वो दमन नहीं किया जा सका मुबारक शाह के समय में। और कटेहर कंपिल के जबकि जो विद्रोह हुए इसके समय में वो आसानी से उनका मुबारक शाह ने दमन कर दिया, लेकिन ये जो जसरत है इसका विद्रोह मुबारक शाह के समय में नहीं हो पाया। तो ये इस तरह से कभी कभी कोर्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको 4 हो सकता है वाक्य दे दें मुबारक शाह के बारे में और पूछें इसमें से क्या गलत है। तो हमको ये याद रखना है कि जैनुल आबदीन का समर्थन था जसरत को, इसलिए जसरत का जो विद्रोह है वो मुबारक शाह उसका दमन नहीं कर पाता, बल्कि कटेहर और कंपिल का विद्रोह आसानी से दमन कर देता है। इसी समय मेवाती जो हैं वो भी विद्रोह कर देते हैं जल्लू और कद्दू के नेतृत्व में। ये 2 नेता हैं, जल्लू और कद्दू इनका नाम है। और 1428 में सुल्तान ने मेवातियों का कठोरता से दमन किया, और इनका दमन करते समय इसने मलिक कद्दू मेवाती को मृत्युदंड दे दिया। तो देखिए किस तरह से वो बड़ी आसानी से मेवातियों का दमन कर पा रहा है, लेकिन जो जसरत है वो उसका वो दमन नहीं कर पा रहा है। अब ये जो मेवाती का जो नेता था मलिक कद्दू मेवाती, इसको इसने मृत्युदंड दे दिया। तो मेवातियों ने एक अपना नया नेता चुना, उसका नाम था जलाल खां। लेकिन जो जलाल खां है ये इसकी स्वाधीनता स्वीकार कर लेता है और जितना बाकी राजस्व और खराज है इसका ये भुगतान इसको कर देता है। अभी भी देखो यहाँ पे आप तो ये मुबारक शाह कहीं से भी विलय नहीं कर रहा है, केवल ये भी वही बाकी वार्षिक राजस्व और खराज के ऊपर ही सल्तनत का जो शासन है उसको आधारित कर रहा है। इसके बाद ग्वालियर के अलप खां को भी इसने परास्त किया मुबारक शाह ने। इस प्रकार ग्वालियर और चंदावर ने खराज देना स्वीकार कर दिया और इसकी अधीनता स्वीकार कर ली मुबारक शाह की, ग्वालियर और चंदावर। अब इसके समय में एक शर्की शासक है इब्राहिम शाह शर्की। तो ये इब्राहिम शर्की जो है इसको भी बदायूं से पीछे हटने पे इसने विवश कर दिया। और मतलब इस समय ऐसा हो रहा था कि इब्राहिम शाह शर्की जो है उसको लग रहा है कि जो दिल्ली सल्तनत है वो काफ़ी ढीली है उसकी व्यवस्था, उस पर आक्रमण करके इसको विजित किया जा सकता है। अब आप देखिए किस तरह से प्रांतीय वंश जो है वो भी दिल्ली को अपने अंदर विलय करने की सोच रहे हैं। मतलब दिल्ली तो बहुत दूर की बात है कि किसी प्रांत को अपने अधीन करे, बल्कि उल्टा प्रांतीय वंश के अंदर ये धारणा आ गई कि वो दिल्ली को भी अपने कब्जे में कर सकते हैं। तो इब्राहिम शाह शर्की जो है वो जब दिल्ली की तरफ बढ़ता है उस समय, लेकिन जो मुबारक शाह है ये हमारा जो सुल्तान है सैयद वंश का, ये इसको बदायूं से पीछे हटने पे विवश कर देता है। और इस समय इसका एक वजीर है सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क ये वजीर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि इसको जो है सुल्तान ने पश्चिम प्रदेशों की इक्ताएँ इससे छीन ली एक बार। और इस वजीर ने सुल्तान की एक हिंदू अमीर का नाम आता है सिद्धपाल, इसके द्वारा सुल्तान की हत्या करा दी। तो इस सैयद वंश में इस सुल्तान की ऐसे एक तरह से हत्या हो रही है। अभी हमने देखा खिद्र खां अपनी साधारण मृत्यु को प्राप्त हुआ था, बट यहाँ पे जो मुबारक शाह है इसकी हत्या करवाता है इसका वजीर ही है सरवर उल मुल्क।
जिसको पश्चिम की एकताएं जिससे छीन ली जाती हैं, तो इसका एक हिंदू सिद्धपाल है, उसके द्वारा इसकी हत्या करा जाता है। और इस हत्याकांड में हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी शामिल थे, जैसे एक मीरान सद्र और काजी अब्दुल समद। ये सब बहुत बड़ा एक षड्यंत्र करते हैं सुल्तान के विरुद्ध और सुल्तान की हत्या करवा देते हैं। अब हम अगर मुबारक शाह के बारे में थोड़ा सा जानें तो 1433 में इसने यमुना के किनारे एक नगर का निर्माण किया है जिसका नाम है मुबारकाबाद। तो मुबारकबाद नगर की इसने नींव डाली थी और फरिश्ता इसको एक सभ्य राजकुमार कहता है। तो हमको ये याद रखना है, फरिश्ता ने इसको एक सभ्य राजकुमार किसको कहा है? मुबारक शाह को कहा है। और जैसे मैंने बताया कि आपको जो सरहिंदी था याह्या अहमद सरहिंदी, उसको मुबारक शाह ने ही संरक्षण दिया है और इसने अपनी जो पुस्तक लिखी है तारीख़ मुबारक शाही, वो इसी सुल्तान के ऊपर समर्पित है। और तारीख़ मुबारक शाही में जब हमने तुगलक वंश पढ़ा था तो हमने देखा था कि तारीख़ मुबारक शाही में फिरोज शाह तुगलक की जो नहर की प्रणाली है उसका विस्तृत स्वरूप हमको इसकी अहमद सरहिंदी की जो पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही उसी में मिलता है। और ये एकमात्र ऐसा स्रोत है जो सैयद वंश के बारे में हमको जानकारी देता है समकालीन इतिहासकार के दृष्टि से। अब जब ये मुबारक शाह की हत्या कर देते हैं, उसके बाद जो मुबारक का भाई है फरीद, उसका एक पुत्र है जिसे मीरान सद्र, जो इस षड्यंत्र में शामिल थे, और सरवरुल मुल्क जो वज़ीर था, उन दोनों ने मिलकर इसको गद्दी पे बिठा दिया। लेकिन ये एक तरह से कठपुतली शासक ही है। अब देखिए किस तरह से वज़ीर की जो शक्ति हैं वो बहुत बड़ी हुई हैं, क्योंकि उसने सुल्तान का वध भी हत्या करा दी है, षड्यंत्र हो चुके हैं और बहुत सारे लोग उसके साथ खड़े हैं सरवरुल मुल्क के साथ। तो सुल्तान ने सरवरुल मुल्क को खाने जहाँ की उपाधि दी। हालांकि सुल्तान ने क्या दी वो वज़ीर ने खुद ने ली होगी, क्योंकि वज़ीर खुद ही इतना शक्तिशाली है, जब वो जो चाह रहा है वो सुल्तान से वो करवा रहा है। लेकिन अब सुल्तान जो मोहम्मद शाह है ये भी चाहता है कि इस वज़ीर जो सरवरुल मुल्क है उससे पीछा छुड़ाया जाए किसी तरह। इतना शक्तिशाली वज़ीर है, सुल्तान की कोई औचित्य नहीं है। तो जो सुल्तान का एक वफ़ादार है जिसका नाम है कमालुल मुल्क, इसने इस वज़ीर सरवर की हत्या कर दी। अब जब इसने इस सरवर की हत्या कर दी तो क्योंकि सुल्तान भी यही चाहता था कि मुझे इस वज़ीर से छुटकारा मिले, तो अब इस सुल्तान ने इसको अपना वज़ीर बना दिया कमालुल मुल्क को, और इसको उपाधि दी कमाल खां की। कमाल खां की उपाधि देके अपना वज़ीर बनाया कमालुल मुल्क। लेकिन ये जो वज़ीर है ये भी एकदम कमज़ोर वज़ीर सिद्ध होता है, और ये जो सुल्तान है ये पहले से ही कमज़ोर सुल्तान है। तो ये जो कमज़ोर सुल्तान और कमज़ोर वज़ीर की जोड़ी है, इसकी वजह से बहुत सारे विद्रोहों ने जन्म ले लिया दिल्ली सल्तनत में। और मालवा के महमूद खिलजी, अब जब हम प्रांतीय वंश पढ़ेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि महमूद खिलजी एक बहुत ही शक्तिशाली शासक है मालवा वंश का, मालवा के राज्य का, प्रांत का। तो वहाँ पे जो महमूद खिलजी है दिल्ली की तरफ कूच करता है। जब ये दिल्ली की तरफ कूच करता है तो ये मोहम्मद शाह का एक अधिकारी है बहलोल लोधी, और ये अफ़गान है। बहलोल लोधी ये दीपालपुर पे नियुक्त था, और इसको मोहम्मद शाह जो है दीपालपुर से इसको बुलाता है कि किसी तरह से मोहम्मद खिलजी से पीछा छुड़ाया जाए, किस तरह से उसे बचा जाए। तो ये जो बहलोल लोधी है, ये बहलोल लोधी एक अफ़गान अधिकारी है और ये आगे चल के सुल्तान भी बनेगा। तो इसके बारे में जितना मैं बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, जिससे कि आप कड़ी से कड़ी जोड़ पाएंगे, और हम जब आगे लोधी वंश पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो बहलोल जो है ये जब आता है, जब अब हमने देखा महमूद खिलजी जो है मालवा से कूच कर रहा है और बहलोल लोधी दीपालपुर से आ रहा है, यानी पश्चिमी भारत से आ रहा है, और जो महमूद खिलजी है वो केंद्रीय भारत, यानी आप मान के चलो कि दक्षिणी राजस्थान और कुछ भाग मध्य प्रदेश का, वहाँ से महमूद खिलजी जा रहा है। तो अब ये जो बहलोल लोधी है ये बहुत ही अच्छा एक कुशल प्रशासक है, सेना नायक है। तो इसकी वजह से संधि हो जाती है दोनों में, दिल्ली सल्तनत और मालवा के बीच, और ये जो खतरा है टल जाता है कुछ समय के लिए। तो सुल्तान को बड़ी राहत मिलती है। सुल्तान जो है बहलोल को खाना की उपाधि देता है और इसको अपना पुत्र कह के बुलाता है। तो हमको याद रखना है कि बहलोल लोधी को अपना पुत्र कहा है। बहलोल को सन बोला है किसने? मोहम्मद शाह सैयद वंश के सुल्तान ने, तीसरे सुल्तान ने। अब जो जसरत का जो हमने विद्रोह देखा था इससे पहले, जब मुबारक शाह हमारा सुल्तान था, तो ये विद्रोह फिर से दोबारा होता है जसरत का। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे बहलोल लोधी, इसको ऐसा लगता है मोहम्मद शाह को कि मेरा बहुत ही अच्छा सेना नायक है, इसको मैं भेजूंगा तो जसरत का जो विद्रोह है उसका दमन हो जाएगा। तो जसरत के विद्रोह के लिए
बहलोल लोदी को भेजा जाता है, लेकिन जो जसरत है वो इतना अच्छा कूटनीतिज्ञ है कि उसने बहलोल को ही बहला फुसला के दिल्ली के विरुद्ध भड़का के खड़ा कर दिया। और बहलोल लोदी को इस तरह से भड़काता है कि कहता है कि तुम भावी सुल्तान हो सकते हो, यानी भविष्य में सुल्तान हो सकते हो। देखो दिल्ली किस तरह से एकदम जो सुल्तान है वो कमज़ोर है और उसकी व्यवस्था अस्त व्यस्त है, और तुम एक अच्छे शक्तिशाली सेना नायक कुशल प्रशासक हो, तो दिल्ली की बागडोर अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेते। तो इस तरह से जसरत जो है इसको भड़का देता है और ये भड़क के वापस दिल्ली पे ही कूच कर देता है और रास्ते में पानीपत तक अधिकार भी कर लेता है बहलोल लोदी। लेकिन 1443 में सुल्तान की मृत्यु हो जाती है मोहम्मद शाह की। इसके बाद जो अगला सुल्तान बनता है वो है अलाउद्दीन आलम शाह, जिसने केवल 6 साल शासन किया है और ये सबसे ज़्यादा अयोग्य शासक सिद्ध होता है सैयद वंश का। सबसे ज़्यादा अयोग्य शासक क्यों होता है वो हम अभी आगे देखते हैं, आगे चल के। इसमें क्या है, जो विद्रोही हैं उनका दमन करने के लिए निकलता है एक बार अलाउद्दीन आलम शाह, पश्चिमी सीमा की तरफ निकलता है कि विद्रोहियों का दमन करेगा। लेकिन रास्ते से ही ये वापस आ जाता है क्योंकि इसको ऐसी भनक लगती है कि दिल्ली पे अब जो है वो शर्की वंश जो है वो दिल्ली पे आक्रमण कर रहा है। शर्की वंश दिल्ली पे आक्रमण कर रहा है, तो ये वापस आ जाता है। तो इसका जो वजीर है हुसाम खां, अब ये जो वजीर हुसाम खां है इसके साथ इसके मतभेद हो जाते हैं अलाउद्दीन आलम शाह के। और मतभेद इस बात पे आते हैं कि हुसाम खां को लगता है कि वापस नहीं आना चाहिए था, ऐसी अफवाहों पे सुल्तान को ध्यान नहीं देना चाहिए, तो कुछ ऐसी टीका टिप्पणी ये कर देता है जो सुल्तान को पसंद नहीं आती और सुल्तान नाराज़ होकर बदायूं चला जाता है। अब देखो ये पहला ऐसा सुल्तान है जो अपने वजीर से ही नाराज़ हो गया और नाराज़ होकर वजीर को हटाने की जगह बल्कि खुद ही चला जाता है बदायूं, दिल्ली छोड़ के चला जाता है बदायूं में, और वहीं पे छोटे से राज्य पे राज करने लगता है और अपने ये राज्य को अपने दोनों सालों में बांट देता है और ये दोनों साले भी आपस में लड़के मर जाते हैं। अब ये जो दिल्ली की जनता है वो देखती है कि यहाँ पे कोई सुल्तान नहीं है, सुल्तान जो हमारा अलाउद्दीन आलम शाह था वो चला गया है बदायूं। तो ये दिल्ली की जनता बहलोल को निमंत्रण भेजती है कि दिल्ली के शासन पे आए, मतलब दिल्ली का जो बागडोर है वो अपने हाथ में ले ले बहलोल लोदी। तो यहाँ से जो बहलोल लोदी है और आलम शाह है, अलाउद्दीन आलम शाह, इनके बीच एक पत्र व्यवहार होता है, पत्राचार होता है। मतलब बहलोल लोदी जब पहुँचता है वहाँ पे अपना दिल्ली पहुँचता है, तो बहलोल लोदी अलाउद्दीन को एक पत्र भेजता है कि जो ये दिल्ली है, मैं यहाँ का जो शासन है वो केवल इसलिए ले रहा हूँ कि मैं दिल्ली और दिल्ली की जनता की भलाई चाहता हूँ। तो इसमें जो अलाउद्दीन आलम शाह है वो उसको बदायूं से ही पत्र का जवाब भेजता है कि क्योंकि मेरे पिता तुमको अपना पुत्र कहते थे, तो तुम मेरे लिए एक भाई जैसे हो और मुझे अपनी थोड़ी ज़रूरतों की जो व्यवस्था है वो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है और मैं बदायूं में ही खुश हूँ। तो इस तरह से जो सुल्तान है वो बदायूं में ही रहना पसंद करता है और बहलोल लोदी को एक तरह से वो शासक मतलब मान लेता है और शासन करने की उसको इजाज़त दे देता है। अब ये जो बहलोल लोदी है ये भी अपने पूरे, जब तक ये सुल्तान मर नहीं जाता बदायूं में, 1476 में सुल्तान की मृत्यु होती है अलाउद्दीन आलम शाह की। तो जबकि ये जो पूरा पत्राचार हुआ है ये हुआ है 1451 में, यानी कि इसके 25 साल के बाद भी जब इसकी सुल्तान की मृत्यु होती तब तक ये बदायूं के ऊपर कोई अधिकार नहीं करता और सुल्तान के ऊपर तब तक ये कोई अधिकार भी नहीं करता है। और जो उसका खुतबे पे जो नाम है वो उसी सुल्तान का चलने देता है, उस समय तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। और वही उसका जो बदायूं में ही सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह का एक साधारण सा मकबरा बना दिया जाता है। तो इस तरह से जो दिल्ली की सत्ता है वो लोधियों के हाथ आ जाती है, जिन्होंने प्रथम अफगान वंश की स्थापना की। अब ये जो लोधी हैं ये प्रथम अफगान वंश की स्थापना कर रहे हैं, फर्स्ट अफगान है ये। इसके बाद दिल्ली की सल्तनत काल में तो कोई अफगान नहीं आएंगे, इसके बाद लोधी वंश के बाद ये सल्तनत काल ख़त्म हो जाएगा और मुग़लों का काल शुरू हो जाएगा। तो जो द्वितीय अफगान वंश है वो हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे मुग़लों के बारे में। हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी के समय में द्वितीय अफगान वंश की स्थापना होगी। तो ये हमारी सल्तनत का सैयद वंश तक का लेक्चर है। आगे हम बहलोल लोदी के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो बहलोल लोदी है, अभी मैं आपको इतना बता दूं खाली कि ये बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला, सबसे लंबे समय तक के लिए शासन करने वाला सुल्तान है बहलोल लोदी। और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था। तो इस तरह से ये जो सुल्तान बना है बहलोल लोदी, तो हमसे यहाँ से प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि जनता ने किसको आमंत्रित किया, किन किन सुल्तानों को, या जनता द्वारा किस
किन किन सुल्तानों को दिल्ली की सल्तनत की गद्दी प्राप्त हुई। तो पहला रज़िया आपको याद था, एक बहलोल लोधी भी है, और बीच में भी हमने कुछ सुल्तान पढ़े थे। यदि आपको नहीं याद हो तो हमारे प्रीवियस लेक्चर देखिए, आपको सुल्तानों के नाम मिल जाएंगे जिनको दिल्ली की जनता ने जिनको आमंत्रित किया कि किस तरह से यहाँ पे शासन किया जाए। तो ये हमारा पूरा लेक्चर है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सैयद वंश छोटा सा ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, लेकिन कुछ एक दो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से निकल आते हैं और प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से। और मैंने इसको छोटा ही रखने की कोशिश की है क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और जितना पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में उसमें सबको मैंने इसमें कवर कर दिया है, तो इससे बाहर आना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है एक दो कथन आपको किसी और इतिहासकार के मिल जाएं, लेकिन फरिश्ता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दूसरा याह्या अहमद सरहिंदी है, दोनों को ही हमने इसमें शामिल कर दिया है। तो आप ये लेक्चर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब हम इसके बाद लोधी वंश पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम सल्तनत काल की स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।